Hello everyone, welcome back to our channel, The Management Mindset. In today's session, we are going to learn what is machine learning, what is the history of machine learning, and why it is very important in today's world, and what are the types of machine learning. Alright, so let's go ahead. Now, what is machine learning? मशीन लर्निंग क्या होता है? देखिए, मशीन लर्निंग आप नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको. मशीन लर्निंग का मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, कि जब मशीन लर्न करता है. मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन की लर्निंग की स्टेज, जब वो अपने सेल्फ खुद से ही लर्न करता है चीज़ों को, ठीक है, रेदर देन ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस के और उनके यूज़ के बिना. ठीक है, देखिए, क्योंकि कंप्यूटर तो एक रियल ह्यूमन बीइंग तो होता नहीं है, तो उसको कौन चलाता है? कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग ही तो चलाता है. तो अगर ह्यूमन बीइंग जब तक उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं करेगा, उसे गाइड नहीं करेगा, तब तक वो एक काम नहीं करता है ना. बट आज के टाइम पे मशीन लर्निंग की वजह से जो मशीन है वो खुद से ऑटोमेटेड हो गया है, खुद से वर्क परफॉर्म कर सकता है और उसको कोई नीड नहीं है ह्यूमन्स की. ठीक है, वो ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस के बिना ही परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी मशीन लर्निंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है कि वो चीज़ों को समझ के, एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके उस पर वर्क कर सकता है. ठीक है, जिससे कि प्रेडिक्शंस के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और टास्क को ऑटोमेटिकली करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है ये. तो चलिए समझते हैं मशीन लर्निंग क्या है. मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. मशीन लर्निंग एक ऐसी टाइप ऑफ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. जो कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि वो लर्न कर सकें विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. उनको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उनको, उसके बिना ही परफॉर्म कर सके विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड का मतलब ये होता है कि आपके इंस्ट्रक्शन दिए बिना, ह्यूमन्स के इंस्ट्रक्शन दिए बिना ही वो परफॉर्म कर सके. वो एक ऐसा, क्या कहते हैं, एआई बेस्ड सिस्टम है. ऑलराइट, अब देखते हैं आगे. मशीन लर्निंग इज़ लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर टू लर्न. मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? एक तरीके से टीचिंग, या फिर मैंने आपको बताया कि लर्निंग स्टेज होता है कंप्यूटर का, कि जब वो कंप्यूटर लर्न करता है और इम्प्रूव कर सकता है बाय इटसेल्फ. वो खुद ही काम कर सकता है, खुद ऑटोमेटिक हो जाता है. वो सारी चीज़ों को, जैसे कि कोई भी डेटा या कोई भी, आप उसको कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन, उसको आप अगर कंप्यूटर से कुछ भी इंस्ट्रक्शन मांगते हैं, तो वो खुद से ही आपको उस चीज़ के बारे में पूरा परफॉर्म दे देगा आपको इन्फॉर्मेशन. ठीक है, यही है मशीन लर्निंग. इट कैन बी यूज टू मेक प्रेडिक्शंस. ठीक है, प्रेडिक्शंस के लिए यूज़फुल होता है. रिकॉग्नाइज पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंड ऑटोमेट टास्क, और टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली टास्क करने के लिए. क्योंकि अब देखा आपने, आज के टाइम पे सब जगह ऑटोमेटेड वर्क हो रहा है. आप चाहें उसको होम यूटिलिटीज़ ले लीजिए, या फिर आप अपने कार्स में देख लीजिए, कार व्हीकल्स में देखेंगे आप, या आप कोई कंप्यूटर सिस्टम में देखेंगे. इवन सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं, आज के टाइम पे सारी चीज़ें ही ऑटोमेटेड हो रही हैं. आप होम यूटिलिटीज़ देख लेंगे, या आप अपने ये व्हीकल्स में देखें, जो मैं बता रही हूँ आपको, कार्स में देखें, तो सभी बहुत से ऐसे उनके अंदर फीचर्स आ चुके हैं जो ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं. वो भी सारे कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के पार्ट्स हैं. ठीक है, उनको ऑलरेडी पहले से ही उनको ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है कि वो अब सारे जो भी टास्क हो सकते हैं वो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. तो मशीन लर्निंग क्या है? एक तरीके से सबसेट है of AI that focuses on algorithms that can learn from data to make predictions or decisions. जो कि ऐसे एल्गोरिदम्स पे फोकस करता है जो कि लर्न कर सकता है. ठीक है, ऐसे डेटा लर्न कर सकता है डेटा से, और प्रिडिक्ट कर सकता है और डिसीजन ले सकता है खुद से ही. ऑलराइट, बिना ह्यूमन के यूज़ के. तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं ह्यूमन्स के नीड को कम कर रही है. ऑलराइट, क्योंकि इसमें वो एज अ ह्यूमन परफॉर्म करता है, एज अ ह्यूमन बीइंग ही जो कंप्यूटर है वो आपका परफॉर्म कर रहा है because of machine learning or artificial intelligence. So this is the point. Now next step.
अब आता है कि आज के टाइम पे इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है. It's used in a wide range of applications. All right, from speech recognition and image classification to fraud detection and personalized recommendations. देखिए ये जो है इसका एप्लीकेशन, अगर आप इसका यूज़ की बात करते हैं तो आज के टाइम पे हर जगह इसका यूज़ है. आज अब तो स्पीच रिकॉग्निशन भी करने लगा है ना. आप अगर कुछ बोलते हैं, आप अगर कुछ भी आप डेटा देना चाहते हैं, कुछ भी आप बताना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो वो स्पीच रिकॉग्नाइज करके आपको उससे रिलेटेड डेटा आपको अगर आप बोल के स्पीच अगर आप बोलते हैं कुछ भी, तो वो आपको वही चीज़ दिखाता है ना, वही चीज़ आपको, वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली. तो ये आपका स्पीच रिकॉग्निशन हो गया. और है इमेज क्लासिफिकेशन. इमेज क्लासिफिकेशन में वो बहुत सारी इमेजेस को भी, बहुत सारे पिक्चर्स को, बहुत सारे डेटा को, इमेजेस को क्लासीफाई कर सकता है खुद से ही ऑटोमेटिकली. ठीक है. फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब होता है कि कोई डिटेक्शन, मतलब कोई भी अगर उसमें फ्रॉड हुआ है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा. इमेज क्लासिफिकेशन से लेके फ्रॉड डिटेक्शन तक सब जगह इसका एप्लीकेशन होता है. और पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस ये होते हैं कि जो भी ह्यूमन या फिर जो पर्सन है, वो जो उसे यूज़ कर रहा है, उसका यूज़र है, वो उसके हिसाब से, उसके लाइक्स प्रेफरेंस के हिसाब से ही उसको पर्सनलाइज कर देगा. ये जैसे कि एग्जांपल लें, अगर आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं या मीशो यूज़ करते हैं, जहाँ आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, तो आप अपने लाइक और प्रेफरेंस डालते हैं, उसमें कैटेगरी डालते हैं, तो बाद में आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें शो होती है, उसी से रिलेटेड आपको डेटा मिलता है. तो ये बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस की वजह से ही तो हुआ है. तो ये कैसे पता चला उसको, उस जो पूरे आपका जो सिस्टम है उसे बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग ये पता चल पाया है कि आप किस तरीके से क्या क्या देखना पसंद करते हैं, आपको किस तरीके की चीज़ें शो करनी है. तो आपका पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस हो गया ये. इसीलिए ये यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है. ऑलराइट, द मोर डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैज़ एक्सेस टू, द बेटर इट कैन लर्न एंड मेक एक्यूरेट डिसीजन. अब जितना ज़्यादा डेटा मशीन लर्निंग के पास होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ही वो बेटर एक्सेस कर पाएगा और बेटर आप लर्न कर पाएगा और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को दे पाएगा. ठीक है. और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी कर पाएगा. तो यहाँ पे यही पॉइंट है. द मोर डेटा अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हैज़, जितना ज़्यादा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पास डेटा होगा, उतना ज़्यादा ही उसके पास एक्सेस होगा. ठीक है, कि वो अच्छा बेटर तरीके से लर्न कर पाए और समझ पाए चीज़ों को. ऑलराइट, आई होप यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर होगा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए. नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री. अब आपकी हिस्ट्री क्या है मशीन लर्निंग की जो हिस्ट्री है वो हम नंबर जो इसके वन बाय वन करके आप अंडरस्टैंड करिएगा, ताकि एक तरीके से आपको वो याद रह सके चीज़. ठीक है. देखिए कैसे याद करने की कोशिश करते हैं हम इसको. द हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग डेट्स बैक to 1940s and 1950s when computer scientists began exploring the idea of artificial intelligence. मशीन लर्निंग की हिस्ट्री कहाँ से आई है, कहाँ से इसको लिया गया है, 1940 से 1950s के बीच में से. ठीक है. जब क्या हुआ था, कंप्यूटर के साइंटिस्ट ने कहा था, उसने एक आइडिया लिया था, मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर आया था, मतलब बिगिन एक्सप्लोरिंग, मतलब उसने कहीं ना कहीं वो सर्च करने में लगा था एक आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब अभी तक आया नहीं था, यहाँ पे सिर्फ उसको एक आइडिया आया था कि हाँ भाई AI नाम की कोई चीज़ होती है, कुछ AI जैसा हमें कुछ रखना चाहिए, डालना चाहिए. ठीक है. वैसा कुछ डेवलप करना चाहिए. ऑलराइट, तो ये हो गया. 1940 से 1950 में आइडिया जनरेट हुआ था. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इन 1940s to 1950 द साइंटिस्ट बिगेन टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ AI. ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग AI को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया जनरेट हुआ था 1940 से 1950s के बीच में. नाउ नेक्स्ट 1960 में कैसा कॉन्सेप्ट आया मशीन लर्निंग का, थोड़ा और शेप हुआ. ठीक है. बिगेन टू शेप विद द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स. अब यहाँ पे DTA डिसीजन ट्री एल्गोरिदम आ गए थे. यहाँ आप ये लिख सकते हैं 1960s में मशीन लर्निंग का जो आइडिया, मशीन लर्निंग जो था उसने और डेवलप किया और उसको थोड़ा और शेप किया, उसको और डेवलप करके एक डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स को बनाया गया था. इसमें डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स आए थे, आप ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद 1960 के बाद 1980 में क्या हुआ था, 1980s में न्यूरल नेटवर्क्स आ गए थे. अब इसका मतलब है कि
आपका एक और टाइप के वो आ गए थे, जैसे कि ये एआई हो गया, डिसेंट ट्री एल्गोरिदम्स हो गए, वैसे और एल्गोरिदम्स आए थे जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल नेटवर्क्स। इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स में बना दिया गया था न्यूट्रल नेटवर्क्स। डिसेंट ट्री में डिसेंट ट्री की फॉर्म में था वो, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रल नेटवर्क्स थे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे नेटवर्क्स बना दिए गए थे, वर डेवलप, ठीक है। 1980s की बात हो गई। अब 1990s में SVM, जिसको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, वर इंट्रोड्यूस। अब ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। ये भी बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा शेप्ड थे और डेवलप्ड थे। तो ये SVM आ गए थे, सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसको कहते हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक बार रिकैप करते हैं। 1940 से 1950 के टाइम पे आइडिया जनरेट हुआ था ऑफ एआई, ठीक है। 1960 के टाइम पे क्या हुआ था, थोड़ा और शेप किया गया था हमने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया था डिसेंट ट्री एल्गोरिदम्स को, ठीक है। 1980s में न्यूट्रल नेटवर्क्स आए थे। उसके बाद 1990s में सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑलराइट, देन सिंस देन मशीन लर्निंग हैज़ इवॉल्व्ड rapidly with the advent of big data and the development of new algorithms like deep learning। अभी भी वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। उसके बाद इस टाइम पे क्या हुआ था, 1990s के बाद उनके पास एक और कॉन्सेप्ट आया था जिसको कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब होता है कि अब ये जो डीप लर्निंग थे ये क्या करते हैं, ये बिग डेटा पे परफॉर्म कर सकते थे। अभी तक क्या हो रहा था, आपका जो सिस्टम था वो काम अच्छा कर सकता था, लेकिन आपकी जो मशीन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी बिग डेटा पे, ठीक है। लेकिन अब जो डीप लर्निंग की कॉन्सेप्ट के आने की वजह से आप बहुत बड़े डेटा पे भी काम कर सकते थे, बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से और बहुत ही क्या कहते हैं जल्दी, एडवांस और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है डीप लर्निंग में। तो ये आपका आ गया था 1990s के बाद। आगे बढ़ते हैं। डीप लर्निंग के बाद आया है मशीन लर्निंग। ऑलराइट, डीप लर्निंग के बाद मशीन लर्निंग। टुडे मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। आज के टाइम पे मशीन लर्निंग बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। उसका मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है, यूजेस हैं, इंक्लूडिंग इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स। मैंने बताया था जैसे कि आपको व्हीकल्स भी आजकल ऑटोनॉमस हो गए हैं, मतलब खुद से सेल्फ कंट्रोल हो गया उनका, खुद से काम कर सकते हैं, खुद से ही परफॉर्म हो जाते हैं। आप उनको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो परफॉर्म कर। अगर आप देखिए जैसे कि आप कार में अपने आप बोलते हैं ओपन द डोर, क्लोज द डोर, तो आज के टाइम पे ऐसा भी हो गया है कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। आपको उसमें जब आप चलाते कार को रन करते हैं तब उस टाइम पे भी वो बोलता है कि क्या कहते हैं स्पीड आपकी इतनी है, या फिर आपका कार का नाम लेता है। तो ये ऑटोमेटिक उनके अंदर प्रोसेसिंग डालिए, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डालिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में आती हैं। विद द राइज ऑफ बिग डेटा मशीन लर्निंग हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। अब जैसे जैसे डेटा बड़ा होता जा रहा है, बिग डेटा राइज हो रहा है, बिग डेटा जो है आपका मतलब जितना ज़्यादा डेटा आता जा रहा है उतना ज़्यादा मशीन लर्निंग की नीड बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होता जा रहा है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। टूल फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग टू गेन इनसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, ठीक है ना। ऑलराइट, अब एज मशीन लर्निंग कंटिन्यूज टू इवॉल्व, मशीन लर्निंग अभी तक इवॉल्व कर रहा है। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना इवॉल्व हो गया तो अब नहीं, आगे कुछ नहीं हो रहा है इसका। ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जा रहा है, इसकी हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये अभी भी रैपिडली इवैल्यूएशन में है, इवॉल्व का मतलब, ठीक है। इट इज़ लाइकली टू प्ले एन इवन ग्रेटर रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये भी कह सकते हैं हम कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर को शेप करने के लिए भी, टेक्नोलॉजी की और सोसाइटी की। मतलब आने वाले कल में जो आपकी टेक्नोलॉजी होगी वो किस तरीके की होगी, कैसी होने वाली है, कितनी ग्रेटर होने वाली है, ये भी वो शेप करता है, ये भी मशीन लर्निंग ही शेप करेगा। ऑलराइट, आई होप अभी तक सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, यू विल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब क्या है, आपके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इस लेक्चर में हम टाइप्स के बारे में सिर्फ इतना ही समझेंगे। इसका डीप आपके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी पूरा। मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड्स का अपलोड करूंगी, उसमें आपको टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम इतना ही समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कितने होते हैं। बेस्ड ऑन द मेथड्स एंड वेज ऑफ लर्निंग, मशीन लर्निंग इज डिवाइडेड इंटू 4 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, विच आर फर्स्ट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, थर्ड सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग
एंड फोर्थ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये 4 टाइप के आपके मशीन लर्निंग्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे क्या इनकी सारी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग मैं सेकंड वीडियो में डालती हूँ, उस वीडियो को आप चेक करिएगा। अभी तक आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ ना आया हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।